नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और अमेरिका बातचीत में फंसे पेच की, ममता के बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमले की, देखेंगे कैसे बिहार की सियासत में आया भूचाल, तमिलनाडु चुनाव से पहले कैसे घिरी केंद्र सरकार, जानेंगे अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए क्या आरोप। एक है नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे यूपी वोटर लिस्ट को लेकर मचे बवाल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में टला एक और बड़ा विमान हादसा, बाल बाल बचे मंत्री छगन भुजबल। पुणे में पार्किंग में उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर, उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी। इस्तीफे के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का बड़ा बयान, कहा बदनामी भरे अभियान का शिकार हुआ। 10 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने दिया था इस्तीफा। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, 2 महीने से कोई कैबिनेट बैठक नहीं होने पर उठाए सवाल। चुनाव के महज 5 महीने बाद ही कुर्सी की लड़ाई पर साधा निशाना। महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर कांग्रेस ने जताई चिंता। सांसद शशि थरूर बोले, संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला राजनीतिक उपकरण नहीं होना चाहिए ये संशोधन। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा वोट देना या चुनाव लड़ना नहीं है मौलिक अधिकार, कोर्ट ने इन्हें बताया सिर्फ वैधानिक अधिकार। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन बातचीत कामयाब होगी उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से बेहद तीखे बयान आ रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के नेताओं को बातचीत के लिए ही जिंदा छोड़ा है। वहीं ईरान का कहना है कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो धोखेबाज है। यानी दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ऐसे में बातचीत के नतीजों पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने से पहले जमकर ड्रामा हुआ। वैसे तो बातचीत 10 अप्रैल से ही शुरू होनी थी, लेकिन ना तो अमेरिका का दल इस्लामाबाद पहुंचा और ना ही ईरान का दल। ईरान ने इस्लामाबाद जाने से पहले 2 शर्त रख दी। पहला, उसका जो फंड अमेरिका ने फ्रीज किया है उसे तत्काल रिलीज किया जाए, और दूसरा, लेबनान में भी सीज फायर किया जाए। ईरान की जब दोनों शर्त मान ली गई, तब ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी वार्ताकार इस्लामाबाद पहुंचे। इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी शामिल हैं। ईरानी दल के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही देर बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के नेतृत्व में अमेरिकी दल भी पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन यहां फिर मामला फंस गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम यहां पूरी तरह बिना भरोसे के आए हैं। अमेरिका पहले भी कई बार वादे तोड़ चुका है, बातचीत के बीच में उसने हमला किया है। इस बार भी ईरान ने सीज फायर इसलिए माना क्योंकि वो एक जिम्मेदार देश की तरह काम कर रहा है। लेकिन ईरान की शर्तें हैं कि जंग पूरी तरह बंद हो, ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना मिले, और जो लोग इन हमलों के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो ये बातचीत टूट जाएगी। तो अरागची ने जो कुछ कहा है उसे बातचीत की शर्तों के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी रख दिया और कहा कि ईरान की जब्त संपत्ति को छोड़ा जाए और मुझ पर भी ईरान का दावा माना जाए। ईरान ने अमेरिका को रेड लाइंस भी बता दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील हो या नहीं हो, हॉर्मुज तो खोलना ही होगा। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं ईरानी वार्ताकारों ने जो प्रस्ताव शहबाज शरीफ को दिया है उसे लेकर शहबाज शरीफ ने अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बैठक की, लेकिन ईरान की कुछ शर्तों को छोड़कर अधिकांश को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। ऐसे में बातचीत पर संकट बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलग बात कर रहा है और पाकिस्तान ईरान के साथ अलग बात कर रहा है। अगर दोनों तरफ की मांगें और शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आगे जाकर ये बातचीत तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय हो सकती है। बातचीत किस फॉर्मेट में होगी ये फैसला पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को खुद करना होगा, जिसमें वो सबसे ज्यादा सहज महसूस करें, क्योंकि यहाँ अभी दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा करते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि एक तरफ जहां वो दोनों इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं तो वहीं तेजी से जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका ने 2000 से ज्यादा सैनिकों को खाड़ी देशों के लिए रवाना किया है, एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि ईरान भी तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन और रूस भी ईरान को हथियार भेज रहे हैं। IRGC की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर जंग होगी, और जंग के लिए ईरान पहले से ही तैयार है।
और जिस तरह से दोनों ही पक्ष अड़े हुए दिख रहे हैं, उससे समझौता तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बात बनती नहीं दिख रही है, भरोसे की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग पर सियासी दलों को भी भरोसा नहीं हो रहा। सीएम ममता ने यह दावा किया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में उनका नामांकन रद्द करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा हाई है। तो और क्या कुछ कहा है सीएम ममता ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में सभी दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। इसी सिलसिले में पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने सनसनीखेज दावा किया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की कथित मदद से भवानीपुर सीट से उनका नामांकन रद्द करवाने की पुरजोर कोशिश की थी। ममता ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का प्लान तैयार किया गया था, ताकि उनकी उम्मीदवारी को अवैध घोषित किया जा सके। उन्होंने कहा, भाजपा ने मुझे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं और जागरूक जनता ने उनकी इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भाजपा पर एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख वोटर्स के नाम जबरन हटाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करार देते हुए कहा, हार के डर से विपक्षी दल अब अनैतिक हथकंडों पर उतर आया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह भी बंगाल में प्रचार करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ और नाम शूद्र जैसे शरणार्थी समुदायों को साधने के लिए दांव चला। उन्होंने वादा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कड़े तेवर अपनाते हुए घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर बांधने की चेतावनी भी दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ओंदा में रैली के दौरान सीधे ममता बनर्जी के महिला मुख्यमंत्री होने के गौरव पर हमला करने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा, टीएमसी सरकार महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। बंगाल में मां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, जो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है। यानी देखा जाए तो तमाम दिग्गज प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हर बीतते दिन के साथ राज्य का चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने सनसनीखेज खुलासा कर बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर करीब आ गए हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही उन्होंने अपना सामान सीएम आवास से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब वो लालू यादव के पड़ोसी होंगे। अब इस घटनाक्रम और अगले सीएम को लेकर जारी सस्पेंस के चलते राज्य की सियासत गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने सीएम आवास खाली कर दिया है। दिन में मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग का सामान पैक होकर 7 सर्कुलर रोड पहुंच गया है। चर्चा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, जबकि जेडीयू 2 उप मुख्यमंत्री पदों के साथ सरकार में रहेगी, लेकिन इस बात पर अभी किसी भी दल की तरफ से मुहर नहीं लगाई गई है। और दिलचस्प बात तो यह है कि यहां शिफ्ट होने के बाद नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन जाएंगे, जिसे लेकर कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू इस नजदीकी का फायदा उठा सकते हैं और महागठबंधन से दोबारा हाथ मिलाने का नीतीश को न्योता दे सकते हैं, जिससे बिहार में ऐन वक्त पर बड़ा फेरबदल भी दिख सकता है। इस घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है, उन्हें बिना मन के राज्यसभा ले जाया गया। खैर, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश ने चारों सदनों का सदस्य होने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन बिहार की कमान बीजेपी को सौंपना उनकी मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक, ये आने वाला वक्त बताएगा। 12 से 14 अप्रैल के बीच का घटनाक्रम ये तय कर देगा कि बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बिहार में नीतीश कुमार दांव पर दांव चल रहे हैं, तो इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी की चुनाव जीतने की कोशिशों पर भी पानी फेर दिया है। स्टालिन ने विधानसभा चुनाव को तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई करार दिया है और बड़ा दावा भी किया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल तमिलनाडु फतेह की कोशिश में जुट गए हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साफ किया है कि तमिलनाडु को जीतना तो दूर, तमिलनाडु में घुसना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए स्टालिन ने कहा, जनता का मौजूदा समर्थन और भारी जन भागीदारी से सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में संभावित जीत का संकेत मिल रहा है। हमारा धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन तमिलनाडु में विजयी होगा। चाहे कितनी भी पार्टियां हमारे खिलाफ एकजुट हो जाएं, कोई भी सफल नहीं हो सकता। स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की पार्टी एआईएडीएमके पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एआईएडीएमके को दिल्ली में गिरवी रख दिया गया है। स्टालिन ने कहा
कि AIADMK दिल्ली के हाथों गिरवी रखा हुआ है और उसका गुलाम बन गया है। इसीलिए लड़ाई तमिलनाडु और दिल्ली के बीच है। ये चिंता और निराशा का विषय है कि एक द्रविड़ पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई है। स्टालिन के इन बयानों से साफ है कि वो किसी भी हाल में तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री नहीं होने देना चाहते, जिसके लिए बीजेपी पर उनके ताबड़तोड़ हमले जारी है। वहीं बीजेपी के लिए स्टालिन की इस हमलावर रुख से ये भी तय है कि तमिलनाडु में बीजेपी का सामना एक बड़ी चुनौती से होने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। स्टालिन के यह हमले बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे सियासी हलकों का पारा हाई हो गया है। तो बीजेपी को घेरते हुए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आते हैं और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी सरकार पर ऐसा हमला बोला जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। दरअसल अखिलेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, एक है नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। बता दें अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर तंज कसा है। दरअसल जनवरी 2026 में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों से कहा कि वो साबित करे कि वो वाकई शंकराचार्य हैं। सरकार ने उन्हें नोटिस भेजकर उनके पद पर सवाल उठाए थे। विवाद बढ़ने पर शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को कालनेमी तक कह दिया और उन पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम योगी को हिंदू होने का प्रमाण देने की चुनौती भी दी थी। इसके अलावा अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। इस बार पीडीए इनका शुद्धिकरण कर देगा। आज भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर। केवल एक नहीं, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा जहां हमारे नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन कर करके हमारे वोटर का वोट काट दिया। अब डीएम ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी दे कौन रहा था समाजवादी पार्टी को। सोचिए आप, जिला अधिकारी ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी हमें कैसे मिल जा रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। ये जो शुद्धिकरण बोलने वाले लोग हैं, इस बार समुदाय पीडीए इनका शुद्धिकरण कर देगा। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए आगे कहा, इस बार उन्हें समुदाय हराने जा रहा है। इसीलिए विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज का संदेश यही है कि उन्हें समुदाय हराने जा रहा है बीजेपी को। और समुदाय का मतलब हुआ पीडीए। जो हमारा पीडीए समुदाय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने जा रहा है। अखिलेश के हमलों से बीजेपी सख्ते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर बीजेपी क्या सफाई देती हुई नजर आती है। अखिलेश ने सीएम योगी को नकली संत कहकर सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। तो वहीं यूपी एसआईआर को लेकर भी राज्य सरकार बुरी तरह से घिर गई है। दरअसल चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों ने बीजेपी के लिए टेंशन पैदा कर दी है। राज्य के शहरी और बीजेपी के प्रभाव वाले जिलों में वोटरों की संख्या में भारी कटौती दर्ज की गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि जहां बीजेपी का कब्जा है, वहां 34% तक वोट कटे हैं, जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में ये कमी काफी कम है। ये बदलाव आगामी चुनावों के समीकरणों को पूरी तरह पलट सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। वजह है चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम पूरा हो गया है और इसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जिन इलाकों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहीं सबसे ज्यादा वोट कट गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद जैसी शहरी जिलों में 18 से 23% तक मतदाता कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा नाम जिन 5 विधानसभा सीटों पर कटे हैं वो सभी बीजेपी विधायक की ही हैं। इनमें साहिबाबाद, नोएडा, लखनऊ उत्तर, आगरा कैंट और इलाहाबाद नॉर्थ शामिल हैं। इसके उलट मुस्लिम बहुल जिलों में तस्वीर अलग है। रामपुर, संभल, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे जिलों में वोट कटने की रफ्तार कम रही है। यहाँ सिर्फ 9 से 17% वोट ही घटे हैं। समीकरणों पर गौर करें तो 1 लाख से ज्यादा वोट 16 सीटों पर कटे, इनमें से 15 सीटें बीजेपी की हैं। 80 से 99 हजार वोट 21 सीटों पर कटे, इनमें 19 सीटें बीजेपी की हैं। बीजेपी गठबंधन की सीटों पर 18 से 34% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी की सीटों पर यह गिरावट सिर्फ 8 से 15% ही है। इस भारी कटौती ने
एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, किसी का भी नाम बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं काटा गया है। राज्य में 84 लाख नए वोटर भी जुड़े हैं, जिससे कुल मतदाता अब 13 करोड़ 39 लाख हो गए हैं। जो लोग इस फैसले से असंतुष्ट हैं, वो 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी के पास पहली अपील कर सकते हैं। अब ये मामला किस तरफ जाता है, इस तब्दीली का चुनाव नतीजों पर कोई असर पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र सरकार को लगी कोर्ट से फटकार की। महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना अब उस पर भारी पड़ रही है। इस योजना ने सरकार को कंगाल करने का काम किया है। हालात ये है कि योजना बंद होने की कगार पर पहुंच गई है, जिससे सरकार पहले ही घिरी हुई थी। और इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पर सरकार को फटकार लगाई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जिस योजना के चलते एनडीए को सत्ता मिली, एनडीए की सरकार बनी, आज उसी योजना ने महाराष्ट्र सरकार को दिवाला कर दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले लाडकी बहन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के शुरू होने से सरकार को चुनावों में काफी फायदा भी मिला था, लेकिन अब इस योजना पर फडणवीस सरकार को अदालत से फटकार लगी है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है रिटायर कर्मचारियों को पेंशन और उनके हक का बकाया पैसा नहीं देने से। मुंबई नगर निगम की शिक्षा विभाग की एक रिटायर महिला कर्मचारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली पेंशन, ग्रेजुटी और बाकी लाभ नहीं मिल रहे थे। इसे लेकर सरकार की तरफ से फंड की कमी बताया गया और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस अभय मंत्री की बेंच ने सरकार और नगर निगम दोनों को कड़ी फटकार लगाई और साफ कहा कि फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। अदालत ने सख्त लहजे में कहा, अगर सरकार के पास सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को पेंशन और बकाया लाभ देने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है, तो उसे लाडकी बहन जैसी गैर जरूरी योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि उनका कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया और ये तक कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो दफ्तरों की संपत्ति बेचें, लेकिन भुगतान जरूर करें। अदालत ने कहा कि अगर खजाना खाली है तो नगर पालिका कार्यालय में मेज, कुर्सियां और एसी बेच दे, या नगर आयुक्त और बाकी अधिकारियों की आलीशान कारें बेच दे, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। वहीं अब इस पूरे मामले पर सरकार घिर गई है। विपक्ष ने भी इस पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है और लगभग 90 लाख लाभार्थी महिलाओं के नाम हटा रही है, क्योंकि वो ना तो पेंशन दे पा रही है और ना ही उसके पास लाडकी बहन योजना के तहत 1500 रुपए हर महीने देने के लिए पर्याप्त धन है। ये मामला भी और बढ़ना तय माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।